सामीन व नाजरीन, मैं हूँ नईम मसूद, कालम नगार रोजनामा जंग, और मैं आज आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ एक नहायत ही टैलेंटेड प्रोफेशनल से। इनका ताल्लुक आर्किटेक्ट से है और इनकी स्पेशलाइजेशन आर्किटेक्चर एंड हेरिटेज की है। वाइस चांसलर है माशाल्लाह, यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट एंड कल्चर जामशोरू में। और मेरे ख्याल में, पूछेंगे हम इनसे, लेकिन मेरे ख्याल में वन ऑफ द यंगेस्ट वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर डॉक्टर जवेरिया मंजूर साहबा। प्रोफेसर डॉक्टर जवेरिया मंजूर साहबा ने पीएचडी अपनी की कोरिया से। यूईटी लाहौर में भी वो तालबा रही और हमारा मुस्तकबिल का हायर एजुकेशन का असासा है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने इन दिनों इंटरव्यूज का जो सिलसिला शुरू किया है वो स्पेशली कोविड-19 के हवाले से है कि मैं अपने माहिरीन से और अपने वाइस चांसलर से ये बात करता हूं कि इस कंडीशन को, ऑनलाइन क्लासेस में हम कैसे मैनेज कर पा रहे हैं इस चैलेंजिंग कंडीशन में, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस तो कभी भी अल्टरनेटिव नहीं हो सकती फॉर्मल कन्वेंशनल क्लासरूम की, लेकिन फिर भी हमें काम तो करना है। फिर इसी तरह फीसों के हवाले से बात करते हैं हम, फिर बात करते हैं कि एलएमएस क्या है, कैसे आप जा रहे हैं, आपके स्टूडेंट सेटिस्फाई हैं कि नहीं है, एग्जाम कैसे होंगे। लेकिन इस सिलसिले की कड़ी में एक बात जो मेरे सामने आ गई, वो आ गई डॉक्टर जवेरिया मंजूर की, कि इनका सब्जेक्ट बड़ा स्पेसिफिक है और फिर ये एक यंग वाइस चांसलर है। मैंने कहा बीच में इनके ख्यालात आलिया से भी अपने दोस्तों को, अपने माहिरीन तालीम को और स्टूडेंट्स को नवाजा जाए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जवेरिया साहबा। यस, वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? यस, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने पिछले दिनों डॉक्टर साहबा दौरा किया। ये 5 फरवरी की बात है इसी साल। मैं गैम्बट गया, गैम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है लाड़काना, उसको विजिट किया। फिर मैंने आईबीए सखर को विजिट किया। फिर आपका जो नेशनल इंस्टीट्यूट है कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस का, NICVD, वहां मैंने विजिट किया। तो मैंने आके जंग में 2-3 कॉलम लिखे। शुरू में लोगों को यकीन नहीं आया, लेकिन जब अब कोरोना कंडीशन आई तो लोगों को पता चल गया कि एजुकेशन और हेल्थ का सिंध में वाकई अच्छा काम है। तो पहला सवाल आपका यहीं से शुरू हम करते हैं। आप क्या कहते हैं सिंध की हायर एजुकेशन के हवाले से? मेरा यही तज्जिया है कि जो हायर एजुकेशन कमीशन और हायर एजुकेशन सिर्फ हुकूमती सिंध में मौजूद है, वो चूंकि हमारे ऊपर खर्च किया गवर्नमेंट ने और हमें पूरी दुनिया में भेजा गया, तो हमने जब इसको कंपेयर किया तो मुझे अपने इलाके की एजुकेशन इंतहाई आगे नजर आई। और ऑफ कोर्स पंजाब की भी बहुत बेहतरीन है। नंबर 1 आई विल कंसिडर पंजाब, बट ऑफ कोर्स नंबर 1 इज आल्सो सिंध, बिकॉज उनका तर्ज अमल बहुत मुनफरिद है। सही। इसमें क्या इंफरादियत है डॉक्टर साहब? जिस तरह से अब हम करंट सिचुएशन देखते हैं और अभी कोविड-19 की वजह से हमें ऑनलाइन LMS की क्लासेस करनी पड़ रही हैं, तो हमारे पास चूंकि मुख्तलिफ तौर तरीके हैं पढ़ाने के, तो सिंध में जिस वक्त हम पढ़ा रहे हैं और क्लासेस जारी और सारी हैं, इंजीनियरिंग से लेके मेडिकल से लेके, और हम जिस तरह से आर्ट पढ़ाते हैं उसको भी, तो ये जो नए सॉफ्टवेयर डिजाइन किए गए हैं वो इतने मुनफरिद हैं कि वो हर तरह से एजुकेट कर सक रहे हैं स्टूडेंट को। और ये हमारा जो खास सब्जेक्ट है वो इस तरह से होता है कि हम न सिर्फ किताबी आपको इल्म देते हैं तलबा को, बल्कि हम उनको जो प्रैक्टिकल वर्क है ऑन हैंड, वो बहुत जरूरी है। तो सिंध में ऑन हैंड काम को बहुत तरजीह दी जाती है। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि आपके नए जो सॉफ्टवेयर हैं वो बड़े अच्छे तैयार हो गए हैं आपके यहाँ, बल्कि सारी दुनिया में अब वो मुरवजा तरीका राइज है। लेकिन आप कोई शेयर करेंगे कौन सा आप अपनी यूनिवर्सिटी में इस्तेमाल कर रहे हैं? हम इस वक्त 3 सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, वेबिनार, जूम
LMS। ये खास एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज होता है। गूगल क्लासरूम भी निहायत बेहतरीन डिजाइन किया गया है, पूरी दुनिया में ये इस्तेमाल होता है और फ्री ऑफ चार्ज होता है। इसमें तमाम तर क्लास आपकी ऑनलाइन कंडक्ट होती है, आपकी सारे स्टूडेंट आपको देख सकते हैं और आप स्टूडेंट्स को देख सकते हैं। जब हम कोरिया में थे तभी भी इस तरह की क्लासेस हमारी हुआ करती थी, और अभी भी मैं जब दूसरे मुल्कों में पढ़ाती हूँ तो इन्हीं सॉफ्टवेयर के थ्रू, गैर कोविड या कोविड हो, उन दोनों दिनों में हमने ये जारी की है, और ये काफी मुनफरिद और इट इज इफेक्टिव वे ऑफ एजुकेशन। डॉक्टर साहब, यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट एंड कल्चर जामशोरू में क्या आपने अपने असातिज़ा की जो है वो ट्रेनिंग भी करवाई है? एग्जैक्टली हमारे असातिज़ा मुख्तलिफ ज़ाविये से ट्रेनिंग होते हैं, चूंकि ये लोग आर्ट और कल्चर से इनका ताल्लुक है, चुनांचे इनका ऑन हैंड ट्रेनिंग हो रही होती है। हमारे पास भट्टी वगैरह मुयस्सर है, स्टूडेंट अपने हाथों से स्कल्पचर बनाते हैं, तो इनकी खास ट्रेनिंग है। और चूंकि ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है तो वो घर से काम करके अपने वीडियोस वगैरह बना के अपलोड भी कर रहे हैं, जो हमने सॉफ्टवेयर डेवलप किए हुए हैं। तो हमने मुख्तलिफ सिस्टम किए हुए, और कोविड-19 की वजह से हमारा इवन फेसबुक पेज भी बहुत एक्टिव है। डॉक्टर साहब, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि कभी भी ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है, या जिसे हम ब्लेंडेड भी कह रहे हैं, विच इज द मिक्सचर ऑफ फॉर्मल एजुकेशन एज वेल एज ऑनलाइन एजुकेशन, या हम हाइब्रिड एजुकेशन कह रहे हैं, किसी तरह मुतबादल तो नहीं हो सकते कन्वेंशनल क्लासरूम के, लेकिन जाहिर है काम तो चलाना है। तो मैं फिर रिपीट करता हूं अपना क्वेश्चन कि आपने इस कोविड-19 से कबल या इन दिनों में अपने असातिज़ा, बिलखुसूस अपने लेक्चरर्स, एसोसिएट और प्रोफेसर्स की क्या ट्रेनिंग करवाई है रिगार्डिंग? हायर एजुकेशन कमीशन भी हमारे असातिज़ा की ट्रेनिंग करती है, हम खुद भी ट्रेनिंग कराते हैं, और QEC का जो हमारा इन हाउस है डिपार्टमेंट, वो हमारी फैकल्टी को ट्रेन करता है। और नंबर 2 जो हमारा एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है वो ट्रेनिंग करता है कि आया कि हम अपने स्टूडेंट का इम्तिहान जो लेंगे वो MCQs की बुनियाद पे लेंगे, या उनका प्रैक्टिकल जो होगा उसकी किस तरह से असेसमेंट की जाएगी। ये पूरा एक टेस्टेड तौर तरीका है जो हमें ऊपर से भी वो दिया जाता है, प्रिकॉशन दी जाती है, इसके SOPs और पूरे COR बने हुए हैं जो हमें एक चीज की गाइड करता है कि ये असेसमेंट के तौर तरीके हैं, आपका एग्जामिनेशन इस तरह से होगा। तो हमें अपने फैकल्टी मेंबर को बिल्कुल अप टू डेट रखना पड़ता है, और LMS पे किया जा सकता है ये तमाम तर। और पूरी दुनिया में जहाँ पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की भी आजकल क्लासेस सारी ऑनलाइन चल रही होती हैं, आजकल क्या ये पिछले 5 सालों से चल रही हैं। मैंने, अगर आपने मेरी CV में देखा है, मैंने न्यूयॉर्क से कोर्स किया है, वो इतना इफेक्टिव था, सिंपल स्काइप पे होता था, और दूसरे भी सॉफ्टवेयर हैं इनके। तो आप हर वक्त अपने फैकल्टी से रास्ते में रहते हैं। एक हमारा चैट क्लासरूम है, उसमें आपके पास जितने सवाल होते हैं आप अपने फैकल्टी से भी कर सकते हैं, और अपने को टीचर से भी कर सकते हैं, को स्टूडेंट से भी कर सकते हैं। और उसी वक्त मुस्तकिल वो क्लासरूम की जो खसूसियत है वो ये है कि आपका क्लासरूम 24 घंटे चल रहा होता है। आधी रात को भी अगर कोई सवाल करता है तो आधी रात को भी उसका जवाब आ रहा होता है, और इसका इतना बड़ा स्कोप होता है। WHO हमें ट्रेनिंग करता था वहां से, तो पूरी दुनिया के लोग ऑनलाइन होते थे, हजार स्टूडेंट होते हैं इसमें LMS में, और वहां पे असेसमेंट के बड़ा तौर तरीका बेहतरीन होता है, और फिर आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। 3 माह के और साल के कोर्सेज होते हैं। तो ये 5 साल से हमें ट्रेनिंग दी जा रही थी कि हर चीज ऑनलाइन आ सकती है, और आई गई है, और हम आपको बहुत उम्दगी से ये करके दिखा सकते हैं, और हमने किया। हार्वर्ड का तो इतना जी जारी रखिए। हार्वर्ड का और IIT का तो इतने खास तरीके के क्लासेस होती है, जो मैंने कोलंबिया से कोर्सेज किए हैं, आप मेरे सर्टिफिकेशन में देखिएगा, तो उसमें माशाल्लाह बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव, जितना मैंने उसमें सीखा है ना ऑनलाइन, ये हमारे आपस की बात है, लेकिन जाहिर नाजरीन हमारे देख रहे हैं। लेकिन आई विल बी ऑनेस्ट, वो जो कोलंबिया से ऑनलाइन कोर्स हमने 6 महीने का किया था, जो सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट में था, वहाँ से WHO से हमारी क्लासेस हुआ करती थी। उसमें जितना हमने सीखा है, उसकी जो डेडलाइंस होती थी, हमें अपना असाइनमेंट अपलोड करना होता है अपने सॉफ्टवेयर पे, तो उसमें जितना हमने सीखा ना, वो हकीकत वाली क्लासेस में नहीं सीखा। डॉक्टर साहब आपकी बातें बड़ी प्यारी हैं, मैं भी बड़ा फैसिनेट करता हूँ। ऑक्सफोर्ड की बात करे, कोई MIT की बात करे,
मैं यूरोप जाऊं तब भी मुझे वो बहुत फैसिनेट करता है, सब कुछ, वहां के लोग भी, वहां के अदारे भी। लेकिन सवाल ये है कि वी हैव टू लिव इन पाकिस्तान, वी हैव टू डेवलप आवर ओन इकोसिस्टम, we have to develop the community centers in the shape of universities। तो जितने इंपोर्टेड लोग आते हैं, सॉरी टू से, आप हों, आप भी तारीफ करते हैं बाहर की, और वाइस चांसलर आए, मसलन डी जी खान के वाइस चांसलर आए, इंपोर्टेड थे, आए चले गए। इसी तरह कायदे आजम यूनिवर्सिटी में इससे कबल जो वाइस चांसलर थे वो इधर नहीं चल सके। मेरा कहने का मतलब है, हम अगर बाहर की चीजों को पाकिस्तानी माहौल, कल्चर, आप तो आर्ट एंड कल्चर के माहिर हैं और उस यूनिवर्सिटी का नाम भी आर्ट एंड कल्चर है जिसके आप सरबराह हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम बाहर से जो चीजों को फैसिनेट करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं, अपने अंदर स्टिमुलेट करते हैं या इमेजिनेट करते हैं, उनकी कोई पाकिस्तान में भी यूजफुलनेस है? क्या हम कोई ऐसी हाइब्रिडाइजेशन बना सकते हैं कि हमारा गरीब बच्चा भी हमारी सादी सी ताजी बनी यूनिवर्सिटी भी इससे इस्तेफादा कर सके? जी फरमाइएगा। तो आप माशाल्लाह, आपका सवाल बहुत खूबसूरत था। इसका जवाब मुख्तसरन हम यही बता सकते हैं आपको कि आप देखिएगा कि हमें दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट ने नहीं भेजा ट्रेनिंग के लिए, और हमें ट्रेनिंग ही ये दी जाती है कि हमें वापस आके सर्व करना होता है। और आप देख रहे हो कि हम कराची के होते हुए भी हमने जामशोरों में जाके सर्विंग कर रहे हैं और बड़ी उम्दगी से हमारा सारा सिस्टम चल रहा है और पिछले 2 सालों से चलता हुआ आ रहा है। आई हैव बीन हियर फॉर 2 years ऑलरेडी। तो कहने का मकसद ये था कि बाहर का जो वो है, आजकल जो स्टूडेंट आ गया है ना, वो खुद बहुत अपडेटेड है। हमारे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद इस चीज को बहुत पसंद कर रहे हैं और वो खुद को अपने आप को दुनियावी जो स्टैंडर्ड है और जो इंटरनेशनल क्वालिटी चल रही है इस वक्त, वहाँ पे वो अपने आप को अपलिफ्ट करना चाह रहे हैं। तो आपका जो आर्ट और कल्चर का जो स्टाइल है ना, वो भी इंतहाई अपग्रेड हो गया है। अब सॉफ्टवेयर के थ्रू आपके जो आर्ट है, म्यूजिक है, कल्चर है, उसको इनहेंस करना, पेंटिंग्स को किस तरह से सेल आउट करना है, अपने आर्ट को ज्यादा से ज्यादा दूसरे लोगों तक किस तरीके से आप पहुंचा सकते हैं, तो वो हमारे ऊपर स्टूडेंट्स का प्रेशर है। ये जो हमारे पास जो आ रहे हैं जामशोरों में, जो हमारे ज्यादातर स्टूडेंट्स आए हैं, वो इंतहाई बैकवर्ड बैकग्राउंड से या बहुत ज्यादा जो इंटीरियर के इलाके हैं वहां से बच्चा आता है हमारे पास। क्योंकि सहूलियात मौजूद हैं लड़कियों की और लड़कों की, हॉस्टल्स मौजूद हैं बहुत खूबसूरत और बहुत हाई स्टैंडर्ड की, इस वजह से वो बहुत पसमानदा इलाकों से आके यहाँ पे रहते हैं, मगर वो उनकी जो विजन और उनकी जो सोच है वो इतनी आगे है कि हम लोग को उनके सोच तक, हमें लगता है हम लोग को अपने आप को मजीद अपलिफ्ट करना पड़ेगा कि हम उन लोग की सोच तक पहुंच सके। क्योंकि ये इंटरनेट का जमाना है, एक क्लिक पे आपके पूरी दुनिया आपके सामने मौजूद है। तो स्टूडेंट्स बड़ा अवेयर है इस वक्त कंपेरेटिवली जो हमारा जमाना होता था। यानी मैं सिर्फ 10 साल या 20 साल पुरानी भी बात करूं तो हम उस तरह से नहीं सोचते थे जिस तरह से आजकल स्टूडेंट सोचते हैं। उसको उसकी बड़ी डिमांड है, स्टूडेंट बहुत कुछ सीखना चाहता है और वो तमाम तरह चीजें सिखाने के लिए हमें ये तमाम तरह जो हमें इंटरनेशनल, नेशनल और लोकल और रीजनल हर तरह की फैसिलिटीज को बिल्कुल सैचुरेट करना पड़ेगा, तब जाके हम उनके तमाम सवालों का उनके जवाब दे पाएंगे। फिलासफर्स ये कहते हैं कि दुनिया में जो सफ़े अव्वल के लोग हैं वो मेजॉरिटी उनकी, बल्कि वो तो कहते हैं 99% वो लोअर मिडिल क्लास से ऊपर आए हैं। तो आपकी इस बात से मुझे तसल्ली भी हुई, एनकरेज भी हुआ, और यकीनन मेरे वो स्टूडेंट्स जो देहातों में जो जिनका कोई इतना नहीं है बड़े शहरों से तल्लक, वो भी एनकरेज हुए होंगे। लेकिन मैं तो समझ रहा था, या जो मैं समझता हूँ कि आपका जो आर्ट एंड कल्चर है, जो मैं एनसीए को देखता हूँ या वगैरह वगैरह, तो वो तो बड़ा मम्मी डैडी लगता है। तो क्या आज से मैं ये समझूं कि जरूरी नहीं है कि ये आर्ट एंड कल्चर मम्मी डैडी ही के लिए एक एजुकेशन का खुला हुआ दरीचा हो? बिल्कुल भी नहीं। सेमाई ऑफ कोर्स जिस तरह से हमारा पाकिस्तानी कल्चर है उस तरह से एक 17 साल का बच्चा, जिसको हम कहते हैं बच्चा, या 16 साल का स्टूडेंट जो हमारे पास आता है, उनको वालिदैन ने बड़ी दूसरे अंदाज में पाला होता है। तो वो मम्मी डैडी स्टाइल तो हमारी लाइफ स्टाइल में आ ही गया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इसके दूसरे पहलू देखें तो उसके बरक्स काफी स्टूडेंट्स जो मेरे हैं
वो ऑलरेडी काम कर चुके हुए होते हैं आर्ट में, और उनका वो गाना भी गाते हैं, उनकी वीडियोस भी हैं, उनके यूट्यूब पे भी है, वो अपना सॉफ्टवेयर पे अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग भी करते हैं, तो उनके आर्ट की तरफ काफी रुझान है। और चूंकि हमारा जो इदारा है वो हाला की तरफ है, जामशोरो में होते हुए तो हाला हमारे से घंटे का रास्ता है, फिर आपका सच्चल सरमस का घंटे का रास्ता है, फिर दोबारा दूसरी सूफी यूनिवर्सिटी बन गई है, और जिन यूनिवर्सिटीज का माशाल्लाह आपने नाम लिया, जो घम्बट में है और जो सक्खर में अरोड़ यूनिवर्सिटी बनी है, तो ये बड़ी हेरिटेज और हिस्टोरिकल और बड़ी एक खास तरह की सोच रखते हुए बनाई गई है। डॉक्टर साहब, हम सैर करते हैं इंशाल्लाह आपके जामशोरू की भी इसके बाद, लेकिन आपने अरोड़ का नाम लिया, मैं अरोड़ देख के आया हूँ। व्हाट अ क्लासिकल बिल्डिंग, उसमें ऐसे मुझे लगा जैसे सिंध का एक कल्चर भी है बिल्डिंग में, और एक अरेबिक कल्चर भी है, और एक इटालिक कल्चर भी है। दैट वाज अ मिक्सचर। अब क्या भला होगी वो जब उसकी इमारत मुकम्मल हो जाएगी, वो रोड़ी पे ऊपर रॉक पे जाके बनी है, और उसकी बड़ी अच्छी कटिंग और बड़ा अच्छा उसका सारा फंटास्टिक। मेरे आज भी दिलो दिमाग पे उसकी बिल्डिंग अभी वो इस मराहल में थी कि तैयार हो रही थी, मेरे दिलो दिमाग में है। ये जो अरोड़ है, इसका और आपकी यूनिवर्सिटी का आपस में कितना फासला होगा? बिकॉज दो आर्ट एंड कल्चर की यूनिवर्सिटी आ गई ना कुर्बतों में, तो ये अरोड़ का आपका कितना फासला है? जी, 1 घंटे का सफर है बाय गार्ड। 6 आवर्स में है, और हम जामशोरो की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये 6 आवर्स का फिर तो दोनों अपनी जगह अच्छी लोकेशंस पे है। तो डॉक्टर साहब, जामशोरो में कितनी यूनिवर्सिटीज है? आपकी मारूफ यूनिवर्सिटी तो वो है ना जी, जिसे हम सिंध यूनिवर्सिटी कहते हैं। तो ओवरऑल कितनी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स में कितनी यूनिवर्सिटी होंगी जामशोरो में? जामशोरो में अभी 5 हैं, जिसमें इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और सिंध यूनिवर्सिटी जो गैर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, फिर आपकी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी, फिर आपके दूसरे तालीमी इदारे हैं पिटारो वगैरह, जो कि यूनिवर्सिटी लेवल के नहीं है, लेकिन जो निजी इदारा है ये एक निजी इदारा है। बाकी कुछ हैदराबाद में है निजी इदारे, वो अलग है। और फिर एक हमारी एक और इदारा है, उसका नाम है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, वो भी हमारा पड़ोस पे है, तो उसका भी बहुत मिशन और विजन एक खास तरह से है, आर्ट के ऊपर फोकस करता हुआ। डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताइए कि आपका जो ये आर्ट एंड कल्चर है, इसका, और आप चूंकि एक आर्किटेक्ट हैं, तो इसमें किस तरह आप इसको सिंक्रोनाइज करते हैं, या किस तरह आप ये लिंक करते हैं आर्ट एंड कल्चर एंड आर्किटेक्ट? थोड़ा सा मेरे लिए और मेरे नाजरीन के लिए प्लीज इसे ब्रीफ कीजिएगा। जी, ये इंतहाई मुनफरिद सवाल किया है आपने, क्योंकि आर्किटेक्चर एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, और बहुत उसमें पहलू और बहुत नजरियात हैं और डिफरेंट लेयर्स हैं। जब वो ओवरलैप होते हैं तो आपकी आर्किटेक्चर आता है। क्योंकि यहाँ पे हेरिटेज और हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स बहुत हैं, आप देखते हैं कुछ ही दूर ठट्ठा में आपका मकली आ जाता है, जो कि हेरिटेज और आर्ट का एक मैक्रोपोलिस है, जो कि दुनिया का सबसे बड़े में बड़ा मैक्रोपोलिस इस वक्त मौजूद है, जैसे कि यूनेस्को ने अपनी वेबसाइट पे उसको लिखा हुआ है या डिस्क्राइब किया है। तो आर्ट और आर्किटेक्चर एक ही जाविये के दो रुख हैं, और आर्किटेक्चर बगैर आर्ट के और आर्ट बगैर आर्किटेक्चर के नामुकम्मल है। और कल्चर का तो उसमें एक बहुत ज्यादा रोल है जो अदा कर रहा होता है आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर तो जैसे आपने बोला अरोड़ की आपने यूनिवर्सिटी देखी, तो उसमें पहाड़ के ऊपर जैसे टावर सा बना हुआ था, और जैसे आपका ताजमहल है, वो भी आर्ट और आर्किटेक्चर का एक बहुत खूबसूरत कल्चरल मास्टरपीस है, जैसे कि यूनेस्को कहता है। तो आर्किटेक्चर का तो शुरू से बहुत गहरा ताल्लुक रहा है आर्ट से, और मेरा चूंकि कल्चर में और कल्चर डिपार्टमेंट से बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है, और मैं चाहती हूँ कि कल्चर डिपार्टमेंट हमारा बहुत आगे बढ़े, क्योंकि मैंने किताबें लिखी हैं 15 कल्चर पे, आर्ट पे, आर्किटेक्चर पे। तो हम तो अपने हेरिटेज को लेके बहुत ज़्यादा उसको ओन करते हैं। डॉक्टर साहब, ये हेरिटेज और कल्चर में क्या फ़र्क हुआ? आप मुझे इसमें लेमैन समझिए प्लीज। मेरे क्वेश्चन से ये ना अंदाजा लगाइएगा कि मैं बिल्कुल बुद्धू हूँ, लेकिन आपके सब्जेक्ट में बुद्धू ही हूँ।
तो मुझे बताएंगे कि फिर हेरिटेज और कल्चर में क्या फर्क होगा? एक जुमले में मैं आपका सादा सा जवाब दूंगी। हेरिटेज वो है जो आप छू सकते हैं, यानी टेंजिबिलिटी उसमें है, और जी, कल्चर वो है जो आप ना भी छू सके तो वो मौजूद होता है, यानी गैर टेंजिबल। सही सही सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मुझे ये बताइए कि एक आम स्टूडेंट जो जिसको शौक हो, वो अभी 9th या 10th क्लास में है, या वो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में है, तो वो इस आर्ट एंड कल्चर में आना चाहता है, वो म्यूजिक में आना चाहता है, तो इन चीजों के लिए वो हेरिटेज में आना चाहता है या वो आर्किटेक्ट में आना चाहता है, तो उसे अपना रुख कैसे मुतय्यन करना होगा? ऐसे स्टूडेंट्स जो हमारे पास 9th या मैट्रिक के आते हैं, जो कि इस तरफ जिनका इन्हिसार होता है, उनको हम इसी में ही इंकरेज करते हैं कि वो अपने स्केचिंग स्किल्स को बेहतर से बेहतर बनाएं, और रंगों का हिसाब और रंगों का जो तरीका है वो, और पेंटिंग की तरफ, और स्केचिंग के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। आर्ट गैर मुमकिन है अगर स्केचिंग ना हो तो। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, आप कैसे आई इस फील्ड की तरफ? और एक और, मैं शशोपंज में हूँ, कहीं मैं मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे पढ़ता हूँ तो लिखा है डॉक्टर जवेरिया मंजूर शेख, और कहीं लिखा हुआ है डॉक्टर जवेरिया माहर। ये दोनों एक ही है? जी जी, ये बिल्कुल दोनों एक ही है। महर हमारे चूंकि घर वाले हस्बैंड हैं, और आपको पता है हमारे कल्चर में क्या, पूरी दुनिया में ही ये एक पॉलिसी बनी हुई है कि जो खातून होती हैं, जब उनकी शादी हो जाती है तो वो अपने शौहर के नाम से मानी जाती हैं। और हमें, आपको पता है, सिंध में हम लोग अपने रात को या अपनी जो सरनेम होता है वो अपने इलाकाई रखते हैं। तो हमारे शौहर चूंकि महर हैं, महर खानदान से ताल्लुक रखते हैं, तो उनका नाम आ गया फिर शादी के बाद। और शादी से पहले जो हमने रिसर्च की हुई है उसमें पासपोर्ट में चेंज हो गया था, आईडी कार्ड में चेंज हो जाता है, और वालिद का नाम हट के शौहर का नाम आ जाता है। हमारे वालिद साहब माशाल्लाह शेख हैं, वो NED के पढ़े हुए हैं, इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर, एंड ही इज इन स्टील मिल। तो उनका आप फिर समझ सकते हैं कि आर्किटेक्चर कहाँ से आया। हमारी वालदा साहिबा प्रोफेसर हैं, उनका भी ताल्लुक मुस्तकिल बायोलॉजी और बॉटनी और इस तरह से यानी आपकी वालदा का सब्जेक्ट मेरे सब्जेक्ट से मुतल्लिका है? एग्जैक्टली, माशाल्लाह। मेरी ग्रैंड मदर डॉक्टर सारा सिद्दीकी, शी वाज एन MBBS, और उन्होंने FRCS किया था आयरलैंड से। तो हायर एजुकेशन की तरफ हमारा सदियों से रुझान है, और खवातीन को पढ़ाने का हमारा शिकारपुर में शुरू से एक रिवाज रहा है। डॉक्टर साहब, ये जो ग्रैंड मदर की आपने बात की है, ये दादी अम्मा की बात की है या नानी अम्मा की बात की है? हाँ, मादरी मम्मा वालदा की तरफ से है। वालदा की तरफ से। तो उन्होंने आयरलैंड से किस सन में FRCS किया था? उन्होंने आयरलैंड में 1920 में। 1920 में? वाह वाह, वेरी गुड। तो इसका मतलब है कि आपके DNA में एजुकेशन जो है वो, उसका बायोलॉजिकल न्यूक्लियोटाइड्स भी हैं, उसके आर्ट एंड कल्चर भी है, फिर मेडिकल भी है, जो आपको मुमताज बनाता है। डॉक्टर साहब, अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन फिर, जो मैंने पहले भी किया, मैं रिपीट करता हूं। क्या आप समझती हैं कि आम बच्चा, आम घर के बच्चा, एक ड्राइवर का बच्चा या एक स्कूल टीचर का बच्चा या एक टेलर का बच्चा भी आर्ट एंड कल्चर की तरफ आ सकता है? क्योंकि इसके मुझे लगता है रंग खरीदें, फिर वो रंग भी वो खरीदें जो बातें करें, तो ये सारा कुछ खरीदना, लेना देना, फिर फीसें, फिर ये सारे क्लिप्स क्या, बोर्ड्स क्या, तो फिर उनका लिबास भी पता नहीं, मुझे तो कभी लगता है स्टूडेंट्स का मस्त मलंगों की तरह का होता है, कभी लगता है इसमें कोई मॉडर्निज्म है। व्हाट यू से? आर्ट एंड कल्चर में ज्यादातर हमारे पास चूंकि पसमानदा इलाकों से लोग आ रहे हैं, और आजकल जो एक इवन जो टेलर है या जो वेल ऑफ कारीगर शख्सियत है, वो भी चाहता है कि हमारा जो बच्चा है, अगर वो कोई गाड़ी चला रहा है, कोई ड्राइवर है, तो वो चाहता है हमारा बच्चा आगे से आगे बढ़े। तो ज्यादातर जो हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो इसी तरह के बैकग्राउंड से हैं, मोर देन 50%। तो क्योंकि वो शुरू से उनके पास एक स्किल होती है, वो रंगों को अलग तरह से दर्जी का बच्चा देख रहा होता है, क्योंकि उसके भी उसमें तो मौजूद होती है ना उसकी निगाह में, ये एक तरह की एस्थेटिक सेंस
उसमें होती है, हम जी यही जी कहेंगे। जी 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 एग्जैक्टली। तो बिल्कुल आजकल क्योंकि सिंध में ज्यादातर रुझान है अपने बच्चों को तालीम याफ्ता करने का, खासतौर पे लड़कियों का जहाँ तक सवाल होता है, तो जो जनाना उनकी औलाद होती है उस पर वो ज्यादा जोर देते हैं और वो उनको इस फील्ड की तरफ ला रहे हैं। तो हमारे पास आते हैं और उनका बड़ा अच्छा एक रुझान होता है अपनी आर्ट और कल्चर को, उनकी समझ और सोच और उनकी जो ग्रिप कर रहे होते हैं जिस तरह से ग्रिप, तो वो बहुत अच्छा उनका फ्यूचर नजर आ रहा है। डॉक्टर साहब, आपसे कबल मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर नियाज अहमद अख्तर का इंटरव्यू किया, मैंने इंटरव्यू किया कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह का, फिर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के डॉक्टर अतर महबूब का इंटरव्यू किया, फिर शुरू में खालिस्तन कोविड-19 पे मैंने नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मुख्तार का इंटरव्यू किया। डॉक्टर मुख्तार ने हमें शुरू में बहुत आगाही दी। फिर सबसे जो अभी तक इंटरव्यू पॉपुलर गया वो रिगार्डिंग ऑनलाइन क्लासेस, वो गया अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर, क्योंकि टेक्निकल सा इंटरव्यू था, डॉक्टर ज़ियाउल क़य्यूम साहब का। और फिर अब आपसे हम बात कर रहे हैं, एक हमारी मोहतरमा डॉक्टर साहबा थी डॉक्टर समिया डोगर साहबा, वो इन दिनों अमेरिका बैठी है, उनसे हमने ऑन क्लासेस समझा, तो आपसे भी बहुत चीजें समझी। लेकिन एक चीज आज डिफरेंट पाई आपके इंटरव्यू में, वही उसी क्वेश्चन की तरफ मैं आ रहा हूं। आपने कहा कि HEC ने हमें बड़ा हेल्प आउट किया, तो बिलीव यू मी, मैंने जो नाम लिए और मुझे लेने पड़े, तो कोई भी इस बात पे एग्री नहीं था, और मैं भी इस बात पे एग्री हूं। हालांकि कहा यह जाता है कि डॉक्टर तारिक बिनौरी वाइस चांसलर्स को टाइम नहीं देते, लेकिन मुझे तो घंटा डेढ़ घंटा भी दे देते हैं, खाना भी खिला देते हैं। तो आजकल हो सकता है वो मुझसे नाला भी हो, क्योंकि मैं HEC को सोया हुआ महल कह रहा हूं। तो आपने बड़ी तारीफें की हैं, व्हाई इट इज, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पसंद करेंगे? मैं इस बात पे तारीफ करूंगी क्योंकि हायर एजुकेशन कमीशन का बहुत ज्यादा रोल रहा है। आज तक हमने जब भी HEC को लेटर लिखा है, हमारे सिंध वाले HEC या पंजाब के निजी HEC का जवाब आए ना आए, फेडरल का जरूर जवाब आता है फौरी तौर पे। न सिर्फ जवाब आता है बल्कि वो लोग आके अपनी टीम उनकी पूरी असेसमेंट करती है और बड़ा सॉफ्ट रखती है। और सिंध में जब वो आते हैं फेडरल वाले, तो मैं पिछले 15 साल से 15 इदारों में हमने HEC का पूरा ये टूर करवाया है, तो मैंने कभी भी कोई झोल नहीं पाया है। वो अपने काम को लेके, उनका बड़ा SOP बिल्कुल स्ट्रेट है। उन्होंने 5 चीजें देखनी होती हैं, किताबें लाइब्रेरी में पूरी हैं, आपका कैंटीन में ये 5 चीजें मौजूद है, अच्छा खाना मिल रहा है जो कि क्वालिटी फूड है, जो दिमाग और दिल को बरकरार रखे स्टूडेंट का, और उनको हेल्थी खाना मिले। तो उनकी तो 5 चीजें होती हैं, उनको आपने टिक से या गैर टिक करना होता है। आपके स्टूडेंट और आपकी फैकल्टी एजुकेटेड है, आपके पास LMS और दूसरे ऑनलाइन फैसिलिटीज मौजूद हैं, इनके पास बड़ी ही क्लियर कट किस्म की इनकी डॉक्टर साहब, जब आप बात कर रही हैं पास्ट की, पिछले 15 सालों से, जिसमें कई चेयरमैन आए और कई गए, लेकिन मैं बात कर रहा हूं, आप अगस्त 2019 में गालबन बतौर वाइस चांसलर आई, जो बतौर वाइस चांसलर और आपका HEC के साथ रिलेशनशिप है इन चंद माह का, तो इसमें आपने HEC को कैसा पाया, प्रेजेंट HEC को? बहुत उम्दा। वो एक तो जवाब भी वो बहुत जल्दी देते हैं, अपनी टीम बहुत खूबसूरत तरीके से बना के भेजते हैं, फिर वो टीम बहुत हमारे साथ ताउन करती है। वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकती है कि हम एक पसमानदा इलाके में, बहुत दूर इलाके में एक इदारा चला रहे हैं, तो इसको वो बहुत रिगार्ड करती है। उनकी टीम में खास तरह से ट्रेनिंग की गई होती है, उनके चेयरमैन बहुत उम्दा है, वो हर तरह का प्रॉब्लम न सिर्फ समझते हैं, सुनते हैं, उसको हल करते हैं। तमाम तर वाइस चांसलर को बिल्कुल वो वक्त भी देते हैं, उनसे मिलते भी हैं, उनका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करते हैं, और हम उनसे जिस तरह की भी चीज को डिमांड करते हैं वो बिल्कुल हमारा हल करते हैं। आपको अंदाजा है इस बात का कि जब भी हम जहाज में जाते हैं बाहर, तो पूरा जहाज पाकिस्तानियों से भरा हुआ होता है। उस पूरा पाकिस्तान से HEC जहाजों के जहाज भर भर के भेजता है बाहर पढ़ने को, ट्रेनिंग को, और वो पूरा जहाज भर के वापस आता है। तो ये आलम है, पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता है सर जिस तरह से हमारे पास होता है। जितना हमारे ऊपर खर्चा किया जाता है, जितना हमारे ऊपर हमें जितना VIP ट्रीटमेंट दी जाती है एज अ फैकल्टी मेंबर,
वैसे कहीं पे भी नहीं दी जाती है। पूरी दुनिया हैरान होती है कि आपकी HEC इतनी खूबसूरत और इतनी उम्दगी से और इतना खूबसूरत उनका तर्ज अमल है कि वो 5 चीजों को कैटर करती है कि इंसान की ज़हनी नशोनुमा, दिल की नशोनुमा और किरदार की नशोनुमा से लेके हर तरह की उनकी फैसिलिटीज को उनके घरेलू मसले तक HEC हल किए हैं। डॉक्टर साहब, अल्लाह करे कि आपका हर फर्ज साचो। आई अप्रिशिएट योर ऑप्टिमिज्म रिगार्डिंग HEC। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपकी जो सिंध की HEC है उसके साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं? सिंध की HEC तो बहुत माहिर है और उनका भी तौर तरीका ये बहुत माहर खूबसूरत आपने है। अपने ससुराल वाला माहर कहा या वैसे एक्सपर्ट वाला माहर कहा? एक्सपर्ट इन द सेंस कि SOP बहुत खूबसूरत है ना। आपको एक अच्छा इदारा चलाना है तो वो बता देते हैं ये 5 चीजें आप कर लें तो आपका इदारा बहुत बेहतर हो जाएगा। आप रिसर्च पे ध्यान दें, अपनी फैकल्टी पे ध्यान दें, अपने स्टूडेंट्स पे ध्यान दें। ये 5 चीजों पे आपने ध्यान दिया है तो आपका इदारा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 पे होगा। तो वो रैंकिंग के तौर पे अपने आप को बहुत खूबसूरत अगला सवाल डॉक्टर साहब मेरा रैंकिंग की तरफ ही है, लेकिन उससे पहले एक नन्हा सा सवाल कि बतौर वाइस चांसलर आपकी अपने चेयरमैन जो सूबाई चेयरमैन हैं HEC के, सिंध HEC के, डॉक्टर आसिम, क्या डॉक्टर आसिम से आपकी कोई बतौर वाइस चांसलर मुलाकात है पिछले दिनों की? जी बिल्कुल, हमारी अक्सर मुलाकात होती है। हमारे निजी और गैर निजी हर तरह के प्रॉब्लम सिर्फ ये सुनते हैं और हल करते हैं और हमें बहुत अच्छे एक गाइडलाइन देते हैं कि आगे का लाहे अमल हमें एज अ यंगेस्ट वाइस चांसलर इन द होल वर्ल्ड क्या होना चाहिए। तो ही इज वेरी क्लियर अबाउट हिज स्ट्रेटजी। डॉक्टर साहब, आपने जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी लाड़काना है उसका कैंपस भी यकीनन देखा होगा। वो भी एक आर्ट का नमूना है। तो ये क्या वजह है आप लोगों की जो यूनिवर्सिटीज में मैं देख के आया हूँ, बिल्डिंग बड़ी खूबसूरत है, इक्विपमेंट्स, चूंकि मैंने जब दौरा किया तो मेरे साथ एक मेडिकल डॉक्टर खातून थी, एक MPH थी और एक इंजीनियर थे ख्वाजा अनीसुद्दीन अनवर फ्राम आजाद कश्मीर। और आप यकीन करें तीनों पीपल्स पार्टी मुखालिफ थे और चौथा मैं था। तो सब लोगों का ख्याल था कि आपके बाद अदारों में लैब्स, इक्विपमेंट्स और अस्पतालों में भी इक्विपमेंट्स इवन जो बड़े बड़े अदारे हैं उनसे भी बेहतर है, यानी पंजाब से भी और कराची के अदारों से भी, अपर सिंध के अदारों में इक्विपमेंट्स बहुत आला है। तो आप इससे एग्री करती हैं? एग्जैक्टली, आई 100% अग्री विद यू बिकॉज हमारे पास जो इक्विपमेंट है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। अनडाउटेडली देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट बिकॉज नंबर 1 हमें न सिर्फ इंटरनेशनल डोनर्स बल्कि नेशनल और हमारे निजी जो डोनर है वो भी हम लोग को बहुत इस बात पे वो देता है। HEC हमारी बहुत हेल्प करता है, दोनों निजी यानी लोकल सिंध HEC और फेडरल HEC, ये दोनों का पूरा वो है। हम लोग जैसे ही अपना प्रपोजल बना के उनको भेजते हैं कि हमें ये इक्विपमेंट चाहिए, वो विद इन मंथ क्या विद इन वीक्स हमें पूरा मुकम्मल करके उनका जवाब बना के और वो इक्विपमेंट हमारे पास मौजूद हो जाता है। डॉक्टर साहब, आपका ताल्लुक है शिकारपुर से। शिकारपुर मैंने भी देखा, वहां की यूनिवर्सिटी जो है शेख अयाद यूनिवर्सिटी शिकारपुर, जिसके वाइस चांसलर डॉक्टर रजा भट्टी हैं, वो मेरे मेजबान भी रहे और हमने वहां पे हमें अचार भी तोहफों में मिला। तो शिकारपुर का अचार बड़ा मशहूर है। अब रोजे में भी मुंह में पानी आ गया जब शिकारपुर के अचार की बात आई। तो वहां पे एक मारूफ सियासी शख्सियत है, शेख क्या करके है नाम, जरा मुझे आप बता दीजिए। इम्तियाज शेख इन दिनों मिनिस्टर हैं और गालबन आपकी अजीजदारी भी है। आपकी कभी एजुकेशन के हवाले से उनसे मुलाकात हुई? जी, मेरी अक्सर उनसे मुलाकात होती है क्योंकि मैं एशरे में क्योंकि कहा यह जाता है कि ही इज वेरी मच कोऑपरेटिव इन एजुकेशन फील्ड। जी, वो बहुत एजुकेशन क्योंकि वो बहुत लुक आफ्टर करते हैं। उन्होंने कई 100 एकड़ जो है शेख अयाज यूनिवर्सिटी को भी लेके दी है। मैंने इसलिए पूछा, मैं ये सियासी लिंक नहीं बना रहा, तो इट्स लिंकेज ड्यू टू हिज लव विद हायर एजुकेशन, सो आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन। जी माशाल्लाह, हमारा ताल्लुक चूंकि एशरे से है, एशरे अमेरिकन सोसाइटी है, तो एशरे की मैं गवर्नमेंट अफेयर हूँ 2020 की, जो हम आफ्टर वोटिंग मुझे एक्सेप्ट किया गया था और
इलेक्ट किया गया था, तो उस सिलसिले में मेरी इनके साथ बहुत मुलाकात होती है। तो वो एजुकेशन के लिए अपनी जेब से भी कुछ देना चाहें या दें तो वो उनको बहुत पसंद है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे इलाकों के जो यंग जनरेशन है वो आगे से आगे बढ़े और न सिर्फ लोकली कॉम्पीट कर सके बल्कि पूरी दुनिया में कॉम्पीट कर सके। और यंग इंजीनियर एसोसिएशन और इस तरह के जो दूसरे पॉलिटिकल हमने वो स्टार्ट किए हुए हैं प्रोग्राम्स जो प्राइम मिनिस्टर ने शुरू किए हैं, वो इसीलिए हैं कि हमारी जो आने वाली नौजवान नस्ल है वो अपने आप को सेल्फ सस्टेन कर सके और एंटरप्रेन्योरशिप में आगे से आगे बढ़ सके। डॉक्टर साहब अब मैंने IBA सक्खर का विजिट भी किया, एक शब वहां गुजारी भी, तो मैं उनके वाइस चांसलर से भी मिला, बहुत कमाल के आदमी है। तो आपने कभी सोचा कि आपको कॉपी करनी चाहिए IBA सक्खर की, जिस तरह उसने अपने अदारे अपने स्कूल अडॉप्ट किए, गोद लिए, एक प्योर, मैं सब वाइस चांसलर्स को कहता हूँ, कम्युनिटी सेंटर होने की एक जिंदा और जानदार मिसाल जो है वो IBA सक्खर है। तो आपने कभी उनसे मिली हैं उन वाइस चांसलर साहब से? हालांकि वो ब्यूरोक्रेट है, बिकॉज यू आर यंग, सो मैं इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। और अगर आप नहीं भी मिले तो आपको उनसे मिलना चाहिए और IBA सक्खर को कॉपी करना चाहिए। आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल ये है कि इन सब वहाँ बड़े अच्छे वाइस चांसलर भी हैं, अदारे खूबसूरत हैं, आप लोग मेहनती हैं, लेकिन रैंकिंग में सिंध की यूनिवर्सिटी का वो कमाल और जमाल नजर क्यों नहीं आता? Basically, number one, I'll answer your first question, which is regarding IBA. I think it is a microcosm. Microcosm होता है जिसमें छोटा सी दुनिया सी बस जाती है कि वो introvert होता है। तो माशाल्लाह, it's a very good example of a microcosm institution. There are two types of institutions. यानी जिसमें डॉक्टर साहब एंटरप्रेन्योरशिप भी आ जाता है। Exactly. तो वाकई मैं उनको खराज तहसीन दूंगी कि उन्होंने एक इदारे को इस खास लेवल तक लेकर आए हैं वो, और वो माशाल्लाह मुस्तकिल मेहनत कर रहे हैं कि इदारा बेहतर से बेहतरी की तरफ। डॉक्टर सदीकी जो वहाँ के वाइस चांसलर हैं, मैं जो उनसे मिला वो मुझे लगे तो मुझसे भी यंग, लेकिन वो कहा यह जाता है कि वो 70 ईयर्स ओल्ड है, मोर देन 70 है, लेकिन उनके अंदर तालीमी जवानी जो है वो कमाल की है। जी, मैंने आपको ये नहीं बताया कि मेरी वालदा साहिबा का नाम जो डॉक्टर सारा सिद्दीकी थी, हम लोग सिद्दीकी हैं हमारी वालदा साहिबा। तो मैं ये बताना चाह रही थी कि आप हमारे वालदैन से या मामू से मिलेंगे तो आप उसमें भी बहुत खुश होंगे, क्योंकि हम सिद्दीकियों का यही तौर तरीका होता है कि हम लोग बहुत जवान होते हैं अपनी तालीम और तरबियत की तरफ रुझान होने के बाद। डॉक्टर साहब, आपने भी 2 कैप रखी हुई हैं कॉमसेट की तरह। कॉमसेट की 2 कैप्स हैं, जब उन्होंने लेनी हो ना गवर्नमेंट की ग्रांट तो वो अपने कैप रख लेते हैं सरकारी सर पे, और कॉमसेट ने जब लेनी हो फीसें तो वो प्राइवेट कैप रख लेती हैं। आप भी फटाफट जब जी चाहे माहर की कैप रख लेती हैं, जब जी चाहे शेख और सदीकी की कैप रख लेती हैं। तो ये सिंध का तो ये रिवाज है ना, इट्स ब्यूटी ऑफ सिंध, नो डाउट, इट्स ब्यूटी ऑफ सिंध। हम लोग इंटर मैरिजेस करते हैं, हम कजन्स में मैरिज नहीं करते, हम हमेशा बाहर मैरिज करते हैं। तो मेरे वालिदा साहिबा सिद्दीकी साहिबा है, मेरे वालिद साहब शेख साहब है, मेरी शादी महर में हुई है, तो हमारे तो सर पे 3 टोपियां होंगी ना माशाल्लाह। यानी कॉमसेट से 1 टोपी ज्यादा। अच्छा डॉक्टर साहब, अब एक सवाल नहीं सवाल एक, चूंकि आप यंग है, यंग दबंग मैं ये कहा करता हूं, क्योंकि जब विद द पैसेज ऑफ टाइम एज बढ़ती है तो हम डिप्लोमेट ज्यादा हो जाते हैं। फर्ज करें आप हेड कर रही हैं और एक कमेटी को, वो कमेटी जो एक वाइस चांसलर चुनने जा रही है, आपके सामने कैंडिडेट्स हैं। एक कैंडिडेट है, उसके क्रेडेंशियल जो है मार्क्स उसका 50 में से 48 है, आपके पास 50 नंबर क्रेडेंशियल के हैं, 50 नंबर इंटरव्यू के हैं। अच्छा, एक बंदा आपसे 48 वो क्रेडेंशियल मार्क्स जो है उन्हें तो चैलेंज नहीं किया जा सकता, वो हाई मैक्सिमम है 48, और एक बंदा है उसके वो सिर्फ 34-35 बनते हैं। और फिर जब इंटरव्यू होता है तो जो 48 वाला क्रेडेंशियल में टॉप है 10 में, वो आ जाता है 7वें 8वें नंबर पे, वो 50 में से 20 नंबर लेता है। और 8वें नंबर वाला इंटरव्यू में 50 में से 20 नहीं लेता, वो 50 में से 48-49 लेता है।
तो क्या ऐसा मुमकिन है कि इंटरव्यू में इतने नंबर हो जाएं, या ये जगलिंग है किसी को वाइस चांसलर बनाने के लिए? असल में बड़ा इसमें भी बड़े क्लियर कट चीजें होती हैं। आपने जब रैंकिंग की भी बात करी, उससे ही इसका जवाब मुयस्सर है। वो ये कि चूंकि हमारा जो वाइस चांसलर की जो सीट होती है ना, वो रिसर्च बेस्ड होती है कि आपके HUC के मैं डॉक्टर साहब आप फिर सवाल की तरफ आता हूँ। आपके रिसर्च, आपके एक्सपीरियंस, उसने आपको 48 नंबर दे दिए। फर्ज करें मैं कैंडिडेट हूँ, जी जी, आप मेरे जी, जो है वो सिलेक्शन कमेटी में है, तो आप सर्च कमेटी की चेयरमैन है, मैं आपके सामने पेश हुआ, मेरी रिसर्च, मेरे नंबर, मेरी साइटेशन वगैरह वगैरह, आपने मुझे, आप ही की सब कमेटी ने मुझे दिए 48 नंबर 50 में से। जी, अच्छा, जी, 50 में से 48 ले गया मैं। अब जो दूसरा कैंडिडेट है उसके 30 प्लस हैं, और वो टॉप 10 में से आ रहा है 7वें 8वें नंबर पे। क्या मैं इतना ही नालायक हूंगा कि जब मैं इंटरव्यू में आपके सामने अपीयर हुआ तो फिर तो मेरा वो सारा कुछ रायगा चला गया, वो जो इतनी मेरी इंटरनेशनल लेवल की रिसर्च में मेरा काम करने का एक्सपीरियंस, कि मुझे 50 में से 20 नंबर मिलते हैं, जबकि जो 8वें नंबर वाला है क्रेडेंशियल मार्क्स का, उसे मिल रहे हैं 49 नंबर। हाउ इट्स पॉसिबल? या अंधा हो गया 48 लेने वाला, यानी मैं ही हूँ, तो या मुझे नजर नहीं आया, या मैं सुना नहीं है, या मेरा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी बाढ़ में गया। व्हाट इज दिस? असल में इसके कई एक पहलू हैं, इसका एक पहलू नहीं है। एक तरफ तो आपका ये थ्योरेटिकल हो गया, दूसरी तरफ जो है कि आया कि आप एक टीम को अपने साथ ले जा सकते हैं आगे, जिसमें हर उम्र का और हर ओहदे का बंदा होगा। इसका जवाब हमें आपके रवैये से, तौर तरीके से और बात करने के अंदाज से हमें पता चल जाएगा कि क्या आप एक पियोन से और एक प्रोफेसर से, एक मिनिस्टर से। डॉक्टर साहब आप दुरुस्त बता रही हैं, आप दुरुस्त बता रही हैं। और फर्ज करें मैंने ऑलरेडी बतौर वफाकी वजीर, अपने ओहदे के एतबार से मैं खुद बतौर वफाकी वजीर एग्जिस्ट करता रहा हूँ, तो क्या मैं इतना वो हूंगा कि मुझे 20 नंबर मिलेंगे? चलिए इसे छोड़ते हैं, मुमकिन है इसमें आप ही ठीक हो और आप ही ठीक हो, या वो रिसर्च कमेटी ठीक हो, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ऐसा होता है, जब तक ऐसा होता रहेगा हम परवान नहीं चढ़ सकते। हमारे पास 2 मिनट हैं, प्लीज मुझे ब्रीफ कर दीजिएगा कि रैंकिंग में सिद्ध अपना कमाल जमाल क्यों नहीं दिखाता? उसमें रैंकिंग की एक तरीकेकार होता है, वो उसके भी अपना एक चेकलिस्ट बनी हुई होती है। उसमें एक रिसर्च बहुत काउंट करती है, और नंबर 2 स्टूडेंट्स का काम, दोनों थ्योरेटिकल एज वेल एज फिजिकल, वो दोनों चीजें इसमें आ जाती हैं। तो इसी वजह से जब तक ये दोनों चीजें एक साथ होंगी, तब तक ही आपके स्टूडेंट्स की जो रैंकिंग है और इदारे की रैंकिंग है वो ऊपर जाएगी। और आपको अपने फैकल्टी को भी अपग्रेड करते रहना होगा मुस्तकिल, और आपको हर तरह से अपने इदारे को फ्रॉम द लाइब्रेरी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि आपका जो स्टूडेंट है वो कितने रिसर्च प्रोजेक्ट कर सकता है और कितने उसने किए हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप की गुफ्तगू जाहिर है यकीनन हमारे स्टूडेंट्स भी और आर्ट एंड कल्चर और आर्किटेक्ट के लवर भी इसे पसंद करेंगे। जाते जाते मैं इतना कहूंगा कि ये जो अपर सिंध की यूनिवर्सिटीज हैं मुस्तकबिल में रैंकिंग में भी वाकयातन ऊपर जाएंगी। जहां तक कराची की यूनिवर्सिटीज का तल्लक है वो तो कमाल की हैं, वो रैंकिंग में भी कमाल की हैं। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में वो यूनिवर्सिटियां जो सक्खर में हैं, जो जामशोरू में हैं, जो शिकारपुर में हैं, जो खैरपुर में हैं, जो उनमें से टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटीज भी हैं, आर्ट एंड कल्चर की भी हैं, वो अपना रंग कितना जमाती है ये तो मुस्तकबिल ही बताएगा। बहरहाल IBA सक्खर हो या IBA कराची हो, बहरहाल डाओ हो, या इस तरह कि जितनी फिर प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज जो कराची की हैं, ये वो बहुत कमाल है उनका, हमारे नेशनली भी और इंटरनेशनली ग्लोबली उनका बड़ा नाम है। डॉक्टर जवेरिया मंजूर शेख साहबा, आपका बहुत शुक्रिया, हमने आपसे बहुत कुछ सीखा, इंशाल्लाह सीखते रहेंगे। सो नाइस ऑफ यू।